हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के पावर सिस्टम सेक्शन से इम्पॉर्टेंट 15 एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है डिफरेंट एग्जाम जैसे कि गेट, ईएससी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, ट्रांसको के एग्ज़ाम, डिस्कॉम के एग्ज़ाम और सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए जो भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया उससे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रैंकाइन साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन प्रेशर लिमिट्स ऑफ P1 एंड P2 हैज़ थर्मल एफिशिएंसी। तो रैंकाइन साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी किसके कंपैरिजन में? कार्नोट साइकिल के कंपैरिजन में। तो वो ऑलवेज लोअर होगी, क्योंकि कार्नोट साइकिल जो है हमारे एक हाइपोथेटिकल साइकिल है जिसमें कि लॉसेस नहीं होती है, जबकि प्रैक्टिकल केसेस में रैंकाइन साइकिल में प्रैक्टिकल केसेस है तो इसमें लॉसेस होती है। तो आइए इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि दोनों साइकिल्स क्या क्या होता है। तो देखिए बेसिकली हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में दो साइकिल्स होते हैं दोस्तों, एक है रैंकाइन साइकिल और एक होती है हमारे पास कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए रैंकाइन साइकिल में हम लोग देखते हैं इसमें चार ऑपरेशन होता है। ठीक है, क्या क्या होता है इसमें? आइसोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन। दोनों केसेस में इस सारी फिनोमेना होती है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेज पे कौन कौन सा होता है। तो जो हमारा रैंकाइन साइकिल होता है बेसिकली थर्मोडायनामिक्स का वो साइकिल होता है जो प्रैक्टिकल होता है। कार्नोट साइकिल जो होता है वो आइडियलिस्टिक साइकिल होता है, तो उसकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा होगी। तो देखिए हम लोग रैंकाइन साइकिल को पहले देखते हैं। तो देखिए रैंकाइन साइकिल में हम दो ग्राफ्स को पढ़ते हैं बेसिकली साइकिल में। एक पीवी ग्राफ बोलते हैं इसको और एक बोलते हैं टीएस ग्राफ। पीवी ग्राफ मतलब प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ, टीएस ग्राफ मतलब टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ग्राफ, ऐसे एंट्रोपी होता है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें क्या है, हमारे पास दो साइकिल है। एक सबसे पहले हम लोग पीवी साइकिल के बारे में हम देखते हैं, जिसको हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम साइकिल बोलेंगे। ठीक है, इसमें चार स्टेजेस है, कौन कौन से उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले पहला स्टेज हम लोग 1 to 2 हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 1 to 2 पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि वॉल्यूम जो है 1 से 2 जाने पर स्लाइटली डिक्रीज होता है लेकिन प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज विद रिडक्शन इन वॉल्यूम, तो ये हमारा पहला टर्म हो गया। फिर 2 से 3 में हम लोग देखते हैं आइसोबारिक प्रेशर पर होता है, यानी कि 2 से 3 जाने पर प्रेशर बिल्कुल डिक्रीज नहीं होता है लेकिन हाँ वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग होता है एक्सपेंशन का यूनिट होता है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ठीक, उसके बाद हम लोग 3 और 4 पॉइंट पे आते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है, स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ। ठीक है, ठीक, तो स्लाइट इंक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, तो 3 और 4 वाला पॉइंट हमारा हुआ यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक फ्लैट वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ। तो वॉल्यूम में डिक्रीज होने का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम में डिक्रीज होने का मतलब होता है ये हुआ हमारा कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि इसमें क्या हुआ, कंप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पर वॉल्यूम में स्लाइट इंक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक, तो ये एक्सपेंशन पॉइंट हुआ। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली एक्सपेंशन पॉइंट कौन कौन सा हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन पॉइंट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्सपेंशन पॉइंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग ऑपरेशन देखते हैं एक एक करके क्या होता है। ये तो हमारा पीवी कर्व हुआ। अब हम लोग यहाँ पर सिमिलरली टीएस कर्व ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टीएस कर्व यानी कि हमारा टेम्परेचर और एंट्रोपी का कर्व हुआ। ठीक है, तो अभी देखिए इसका ऑपरेशन जो है किस हिसाब से होता है, जो ही सिमिलरली 1 2 3 4 साइकिल को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो किस इस तरह से ड्रॉ होता है। ठीक है, ये हमारा 1 से 2 पॉइंट जो हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट उसमें था वो 1 से 2 पॉइंट हुआ, ये 2 से 3 पॉइंट हुआ। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट हुआ, 3 to 4, ये 4 to 1। देखिए अभी ऑपरेशन देखिए क्या क्या होता है। देखिए पहला सेकंड वाला जो पॉइंट है वो पंप दर्शाता है। ठीक है, पंप यानी कि हमारा जो वाटर पंप होता है, ठीक है, बॉयलर को जाता है, वो वाला पंप के केस में हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, ये एस एंट्रोपी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बॉयलर। तो बॉयलर के केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया बॉयलर पॉइंट। ठीक है, जहाँ पर बॉयलर में फिनोमेना होता है। बॉयलर का बेसिकली काम क्या होता है दोस्तों, बॉयलर का काम होता है हीट करना, वाटर को हीट करना जिससे कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसको हम लोग टरबाइन पे डालते हैं। ठीक है,
अच्छा 3 से 4 वाला जो पॉइंट हुआ ये हुआ हमारा टरबाइन का पॉइंट, ठीक है। टरबाइन में क्या होता है, हाई प्रेशर में वाटर आता है और उसके बाद फिर इसका जो आउटपुट है उसमें सडनली प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो इसका मतलब है क्या कि टेम्परेचर का इसमें ड्रॉप हुआ, ठीक है, लेकिन ड्रॉप ही ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। और जो हमारा फोर्थ से फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ वो हुआ है हमारा कंडेंसर का पॉइंट, ठीक है। कंडेंसर में क्या होता है कि वाटर जो होता है, वाटर का जो मॉइस्चर होता है, वाटर में जो मॉइस्चर नहीं होता टरबाइन के बाद कम मॉइस्चर होता है, उसको फिर वो मॉइस्चर में कन्वर्ट करता है। तो इसका मतलब उसका इंट्रोपी क्या होता है, घटता है, लेकिन टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम लोग कांस्टेंट रखते हैं कंडेंसर में, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया टीएस कर्व। किसके लिए कर्व हो गया ये, टीएस कर्व हो गया रैंकाइन साइकिल के लिए, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग बेसिकली रैंकाइन साइकिल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक, सिमिलरली इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कार्नोट साइकिल के केस में। कार्नोट साइकिल भी एक आइडियलिस्टिक साइकिल होता है। तो अब हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में देखते हैं। कार्नोट साइकिल, तो कार्नोट साइकिल में होता क्या है, देखिए कार्नोट साइकिल में हम लोग बेसिकली एक इंजन के बारे में हम ड्रॉ कर सकते हैं कार्नोट साइकिल को, जो एक लॉसलेस इंजन के बारे में बताता है, इंजन का पिस्टन का मूवमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग हम लोग एनर्जी देते हैं, इसमें पिस्टन का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो उसका पी और वी कर्व हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका पी कर्व है, ये इसका वी कर्व है, ठीक है, वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व, ठीक। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें भी 4 प्रोसेस होंगे, 1 2 3 4 हम लोग रखते हैं इसको इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ठीक। अभी देखिए इसमें अलग अलग से पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए तो 1 से 2 वाला जो पॉइंट हो गया, ये हो गया आपका आइसोथर्मिक एक्सपेंशन। क्या हो गया, आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, ठीक है। 1 से 2 का पॉइंट क्या हो गया, आइसोथर्मिक एक्सपेंशन, यानी कि उसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। अगर इसका टी एस कर्व आप ड्रॉ करें, टी और एस कर्व ड्रॉ करें, तो वो कुछ इस तरह से आता है, यानी कि इसमें 1 to 2 पॉइंट के बीच में करस्पॉन्डिंग ये 1 to 2 पॉइंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए स्लाइटली इस तरह से एंगल में होगा, ये इस तरह से स्लाइटली एंगल में होगा, ठीक है। तो 1 से 2 का वाला जो पॉइंट है वो हमारा हो गया आइसोथर्मिक एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा उसके बाद हमारा 2 to 3 पॉइंट, तो 2 to 3 पॉइंट में हम लोग क्या हो गया, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम भी स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम यहाँ पर ये है, ये यहाँ से आता है, स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया 2 to 3 पॉइंट। फिर 3 से 4 पॉइंट में वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 3 to 4 में आइसोथर्मिक कंप्रेशन हुआ 3 to 4 पॉइंट में, यानी कि यहाँ से 3 to 4 पॉइंट में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मिक हुआ। तो ये 3 to 4 वाला पॉइंट हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इसका मतलब है कि ये आइसोथर्मिक कंप्रेशन हुआ, आइसोथर्मिक कंप्रेशन, ठीक है। उसके बाद 4 से 1 वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा हमारा, 4 से 1 पॉइंट में एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, ठीक है, आइडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। इसमें देखिए वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक में स्लाइटली डिक्रीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम स्लाइटली डिक्रीज हुआ, तो आइसोथर्मिक कंप्रेशन हुआ, ठीक है। तो इस तरह का ये टोटल साइकिल होता है, ठीक है। इसमें टी और एस का कर्व इस तरह से परफेक्टली रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, देखिए टी एस साइकिल अगर हम रैंकाइन साइकिल का ड्रॉ करें, तो रैंकाइन साइकिल में जो टी एस कर्व है हमारा, जो टी एस कर्व है वो इस तरह से होता है, यहाँ पर स्लाइटली एक ग्रेडिंग बनाता है, ठीक है, बॉयलर ऑपरेशन में। लेकिन अगर आप कार्नोट साइकिल का अगर आप देखें तो कार्नोट साइकिल में ये जो कर्व होता है वो ऑलमोस्ट परफेक्टली इस हिसाब से होता है। तो ठीक है, टी एस कर्व में ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो 2 तरह का साइकिल होता है। ये कार्नोट साइकिल जो है वो एक आइडियलिस्टिक साइकिल है जिसमें कि लॉसेस को 0 माना गया, लेकिन प्रैक्टिकली में हीट लॉसेस होता है, तो मतलब बेटर है हम लोग रैंकाइन साइकिल इसमें लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीहीट साइकिल इन स्टीम पावर स्टेशन इज एम्प्लॉयड फॉर, रीहीट साइकिल किसके लिए एम्प्लॉयड होता है, तो रीहीट साइकिल एम्प्लॉय होता है थर्मल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जो हमारा स्टीम निकलता है उस स्टीम को रीहीट किया जाता है, फिर वापस इसको हम लोग इकोनोमाइजर में यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको फिर बॉयलर ऑपरेशन में देते हैं, उससे हमारा थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, ठीक है। हम लोग हीट को वेस्ट नहीं जाने देते, तो उसको इम्प्रूविंग थर्मल एफिशिएंसी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रीजनरेटिव साइकिल फीड वाटर इज हीटेड बाय, रीजनरेटिव साइकिल में फीड वाटर किससे हीट किया जाता है, तो उसको हीट किया जाता है हमारा ड्रेन स्टीम फ्रॉम टरबाइन, टरबाइन से जो ड्रेन स्टीम होता है उसको हीट किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग फीड वाटर को हीट करते हैं। कैसे होता है इसका ऑपरेशन होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डायग्राम से हम लोग देखेंगे इसको, ठीक। अभी देखिए मैं एक शॉर्ट डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा टरबाइन है, ठीक है, ठीक। टरबाइन में हाई स्टीम से स्टीम आया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इस टेम्परेचर का क्या होता है, ये हमारा जो बेसिकली ये जो स्टीम आता है उसमें हम लोग मॉइस्चर को 0 करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, उसको सुपर हीट करके, सुपर हीट करके जनरली आपको सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट या नॉर्मल पावर प्लांट में देखिएगा तो उसको हम लोग 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं 104 बार प्रेशर पर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वाटर का जो मॉइस्चर लेवल वो चला जाता है,
वो एक स्टीम में कन्वर्ट होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो टरबाइन का जो ब्लेड है वो कॉरोड हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोरोजन आ जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इसमें मॉइस्चर को हम लोग ज़ीरो रखते हैं, ठीक है। अब इसको इस स्पीड से टरबाइन पर हम लोगों ने ब्लो किया, उसका जो आउटपुट निकलता है दोस्तों, जिसको हम लोग एग्जॉस्ट स्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एग्जॉस्ट स्टीम, ठीक। उस एग्जॉस्ट स्टीम को हम लोग कंडेंसर में प्रोसेस करते हैं। कंडेंसर का जो आउटपुट होता है दोस्तों वो एक फीड वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है? फीड वाटर, ठीक। साइकिल को ध्यान से देखिएगा, कंडेंसर का जो आउटपुट हो गया फीड वाटर। अब ये जो फीड वाटर है ये फीड वाटर हीटर पे लाते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि ये वाटर और हीट होता है, क्योंकि यहाँ पर सडनली प्रेशर ड्रॉप होने से इसमें मॉइस्चर आ गया है, तो फीड वाटर हीटर ला के उसका मॉइस्चर को हम लोग कम करते हैं, ठीक है। अब फीड वाटर हीटर से फीड वाटर आउटपुट जाता है, ठीक है, फीड वाटर आउटपुट जाता है। अब ये फीड वाटर आउटपुट हमें किस में जाता है? इकोनोमाइज़र में जाता है। क्या आता है? इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र में जाने से क्या होता है? इकोनोमाइज़र में फ्लू गैसेस आते हैं। जैसे बॉयलर में मान लीजिए कि हम लोगों ने टेम्परेचर दिया, कंबशन हुआ, तो उसके जो फ्लू गैसेस है उसको हम लोग वापस इकोनोमाइज़र में यूज़ करते हैं उसको और हीट करने के लिए, फिर वो इकोनोमाइज़र से क्या आ जाता है? बॉयलर में जाता है। तो ये जो फीड वाटर जो है फीड वाटर हीटर से आता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि जो फीड वाटर इज हीटेड बाय किसके द्वारा? ड्रेन स्टीम फ्रॉम टरबाइन। जो हमने टरबाइन से देखा ड्रेन स्टीम आता है उसको हीट करता है, ठीक है, रीजनरेटिव साइकिल में फीड वाटर इसके द्वारा हीट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल, रीजनरेटिव फीड हीटिंग साइकिल में क्या होता है? द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन ऑफ स्टीम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फीड वाटर हीटर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन रैंकिन साइकिल एफिशिएंसी। ऑब्वियसली बात है, रैंकिन साइकिल की जो एफिशिएंसी बढ़ेगी तो जो फीड वाटर की जो हीटिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, एफिशिएंसी इंप्रूव होने से हीटिंग इंप्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी इज अफेक्टेड व्हेन द स्टीम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेवरल प्लेसेस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द स्टीम टरबाइन। बिल्कुल सही है, वो इफेक्ट होगी इकोनॉमी की, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी रिड्यूस नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एफिशिएंसी ऑफ ए नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट स्टेशन? नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी क्या होती है? तो 20 to 25% होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी हीट लॉसेज होती है, जगह जगह पर जो हीट होती है डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसमें हीट लॉसेज होती है, तो उसी के लिए एफिशिएंसी 20 to 25% होती है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, एक डायग्राम बनाते हैं जो एग्जैक्ट डायग्राम होगा थर्मल पावर प्लांट में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। देखिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं छोटे छोटे डायग्राम बनाऊंगा। ये है हमारा कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, CS में इसको लिखता हूँ, आप समझ जाइएगा। यहाँ कोल्ड स्टोरेज से कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में कोल्ड आता है, ठीक है। कहाँ आता है? कोल्ड हैंडलिंग प्लांट में, ठीक। कोल्ड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो जाता है बॉयलर में। कहाँ जाता है? हमारा बॉयलर में। ये हमारा बॉयलर, मैंने बी लिखा है, ठीक है। बॉयलर में से कंबशन होता है, कंबशन होकर वो जो ऐश बनता है उसको हम लोग ऐश हैंडलिंग प्लांट में भेजते हैं, ASP में, ऐश हैंडलिंग प्लांट में। वो ऐश हैंडलिंग प्लांट जो है ऐश स्टोरेज प्लांट में जाता है। कहाँ जाता है? ऐश स्टोरेज प्लांट में जाता है। एयर हैंडलिंग प्लांट से ऐश स्टोरेज प्लांट में फिर डंप होता है, ठीक। उसके बाद देखिए ये जो बॉयलर है उससे फ्लू गैसेस निकलती है। क्या निकलती है? फ्लू गैसेस जिसे बोलते हैं, ठीक है। फ्लू गैसेस, इसका बहुत यूज़ है, आप देखिएगा, ठीक है। फ्लू गैसेस जो है वो सुपर हीटर में जाती है। सुपर हीटर का काम क्या है कि बॉयलर के बाद जो स्टीम निकलता है उसको और सुपर हीट करना, ठीक है। तो फ्लू गैसेस की मदद से सुपर हीटर जो है वो स्टीम को और सुपर हीट करता है, जिससे कि मॉइस्चर उसमें जीरो हो जाता है। अब वो एक वाल्व के थ्रू कहाँ पर जाती है? टरबाइन में जाती है। कहाँ पर जाती है? टरबाइन में, ठीक है, जहाँ पर वो रोटेशन होता है, ठीक। अब ये जो सुपर हीटर है, सुपर हीटर से में जो फ्लू गैसेस यूज हुआ है, वापस से जो फ्लू गैसेस है और आगे की ओर बढ़ता है, सुपर हीटर में हीट करके आगे की ओर बढ़ता है फ्लू गैसेस। यहाँ पर हमारा होता है इकोनोमाइज़र। क्या होता है? इकोनोमाइज़र, ठीक है। इकोनोमाइज़र क्या करता है इसका मैं बेसिक आपको यूज़ बताता हूँ। देखिए जो टरबाइन हमने देखा, टरबाइन जो है एग्जॉस्ट गैस निकालता है, स्टीम निकालता है, वो जाता है कंडेंसर में। कहाँ जाता है? कंडेंसर में, ठीक है। कंडेंसर से क्या होता है? वाटर का जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है और वो मॉइस्चर में कन्वर्ट होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कंडेंसर से वो फिर जाता है कूलिंग टावर में, ठीक है। अब ये जो कंडेंसर का जो आउटपुट है वो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप आता है एक, उसके थ्रू होते हुए फीड वाटर हीटर में जाता है, ठीक है। जो हमने पहले डिस्कस किया था फीड वाटर हीटर में, इसको हीट करने के लिए, ठीक है। अब ये फीड वाटर हीटर का जो वाटर है वो बेसिकली कहाँ पर जाता है? इकोनोमाइज़र में जाता है। कहाँ जाता है? इकोनोमाइज़र में। इकोनोमाइज़र क्या करता है? फ्लू गैसेस की मदद से जो फीड वाटर हीटर है उसमें जो फीड वाटर निकला है, ठीक है, फीड वाटर निकला है, उसको फ्लू गैसेस की मदद से इकोनोमाइज़र हीट करता है और उस हीट, वो जो हीटेड वाटर है वो फिर कहाँ जाता है? बॉयलर में जाता है। तो बॉयलर उस हीट का यूज़ करता है जिससे उसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। हमारा कोल का कंजम्पशन कम होता है, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक।
अब जो फ्लू गैसेस यहाँ पर आए इकोनॉमाइज़र के बाद, फिर मैं अब ड्रॉ करता हूँ, आप इसको सेव कर लीजिए इस ड्राइंग को, उसके ऊपर में जाता हूँ, इकोनॉमाइज़र के ऊपर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा ठहरा इकोनॉमाइज़र, ठीक है, इकोनॉमाइज़र। अब ये इकोनॉमाइज़र क्या करता है, फिर जो फ्लू गैसेस जो हमने यूज़ किया था, जो इकोनॉमाइज़र में फ्लू गैसेस आए थे, वो वापस से आगे जाता है फ्लू गैसेस। अब ये जाता है एयर प्री हीटर में। कहाँ जाता है? एयर प्री हीटर में। ये एयर प्री हीटर का काम क्या होता है कि हमारा एक ड्राफ्ट फ़ैन लगा होता है इस तरह का, ठीक है। जो ड्राफ्ट फ़ैन होता है वो बाहर से एयर ड्रॉ करता है और वो एयर प्री हीटर में देता है। अब इस एयर प्री हीटर में फ्लू गैसेस पास होती है, जिसका टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस एयर प्री हीटर को हीट करता है, इसके एयर को, और ये जो हॉट एयर आता है वो वापस से हम लोग कहाँ भेजते हैं, वो वापस हम लोग बॉयलर में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं हम लोग? बॉयलर में। हमने इकोनॉमाइज़र देखा है, बॉयलर देखा है, फिर से हम लोग उसको बॉयलर में भेजते हैं, जिससे कि इसकी इफिशिएंसी और बढ़ती है, यानी थर्मल इफिशिएंसी और बढ़ती है, ठीक है। तो ये हॉटर आया, ठीक। अब इस एयर प्री हीटर के बाद जो भी बचता है फ्लू गैसेस, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, क्योंकि बाकी सभी जगहों पर यूज़ हो चुका है। अब ड्राफ्ट फैन की मदद से और एक चिमनी की मदद से, कोई चिमनी इस तरह के शेप का होता है, चिमनी की मदद से ये जो फ्लू गैसेस को है, इसको हम लोग बाहर का एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक फंक्शन होता है। तो सिंस इन सारी स्टेजेस में लॉसेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको जो इफिशिएंसी होती है बहुत कम होती है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन a thermal power station, a typical heat balance sheet for a large turbine and surface condenser taken together is the percentage distribution of heat energy in। तो ये किस में हो जाएगा? तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सी इसमें क्या है, कौन सा आंसर सही है? ये, यानी कि हीट टू सर्कुलेटिंग वाटर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वर्क डन और थर्मल इफिशिएंसी, ठीक। उसके बाद आता है हमारा हीट टू कंडेंसेट टू बी रिटर्न टू द बॉयलर, उसके बाद आता है 2, यानी कि क्या बोलता है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ हीट इन द हेड स्टेटेड अबव इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि हीट सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ होता है, तो हीट टू सर्कुलेटिंग वाटर इसमें, उसके बाद वर्क डन ऑन थर्मल एफिशिएंसी इसमें, फिर उसके बाद आता है हीट इन कंडेंसेट टू बी रिटेन इन द बॉयलर वहाँ पर, उसके बाद फिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो ये सबसे कम हीट होते हैं बेसिकली, इसमें मोटर या जनरेटर की जो हीट होती है वो फिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, तो ये इन सभी कंपेरिजन सबसे कम होती है, तो 2 तो सबसे कम होगी होगी, तो ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत। थर्ड वाला जो है हमारा हीट टू सर्कुलेटिंग वाटर, बिल्कुल सही, इसमें सबसे ज़्यादा हीट लॉसेस होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्कुलेटेड वाटर में जाने से सडनली टरबाइन के बाद टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ड्रॉप होता है, तो हीट लॉसेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, तो 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर वर्क डन और थर्मल एफिशिएंसी, ये भी सही है। और हीट टू कंडेंसेट टू बी रिटर्न टू द बॉयलर, ये इसके बाद आता है, तो इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए मॉडर्न कोल्ड फायर स्टीम राइजिंग थर्मल पावर प्लांट्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 0.35 लो वैल्यू, मेनली बिकॉज ऑफ, किसी कारण से होता है, तो मेनली बिकॉज ऑफ होता है हाई एनर्जी लॉस फ्रॉम टरबाइन एग्जॉस्ट टू कंडेंसर। हाई एनर्जी लॉस इसके चलते होता है, मैंने आपको बताया टरबाइन में जो स्टीम होता है उसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, और सडनली वो जो स्टीम का प्रेशर कम होने से कंडेंसेशन होता है और हीट लॉसेस होते हैं उसमें, तो उसके चलते एफिशिएंसी होती है, वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इन स्टीम पावर प्लांट? कौन यूज़ होता है? तो वो यूज़ होता है, देखिए सबसे पहले यूज़ ऑफ हाई प्रेशर। हाँ, हाई प्रेशर का यूज़ करने से हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है रैंकाइन साइकिल में। रीहीट ऑफ स्टीम एट इंटरमीडिएट स्टेज, बिल्कुल सही, एफिशिएंसी उसमें बढ़ता है। रीहीट होने से क्या होता है, स्टीम का जो है हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाता है, वो बॉयलर में हमारा कम इनपुट आता है कोल का, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यूज़ ऑफ स्टीम फॉर हीटिंग ऑफ बॉयलर फीड वाटर, बिल्कुल सही, ये बॉयलर फीड वाटर में भी यूज़ करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्टीम पावर प्लांट एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव बाय, स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जा सकती है? तो यूजिंग ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम, बिल्कुल सही। जनरली मैंने आपको बताया 540 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 104 बार प्रेशर पर हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी पे यूज़ करने से क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है स्टीम पावर प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज लोड फैक्टर ऑफ थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया इज, एवरेज लोड फैक्टर क्या है? तो 50 to 60%। तो देखिए लोड फैक्टर क्या होता है दोस्तों, लोड फैक्टर को हम लोग लिखते हैं, लोड फैक्टर को हम लोग लिखते हैं, हमारा जो एवरेज लोड है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, क्या होता है, एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। तो मान लीजिए कि हमारा पास एवरेज लोड है मान लीजिए 50 और हमारे पास मैक्सिमम डिमांड है 100 का, तो हमारा लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, 50%, ठीक है। तो ये हमारा लोड फैक्टर, तो हमारा जनरली लोड फैक्टर क्या होता है, 50 to 60% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द साइज ऑफ द थर्मल जनरेटिंग यूनिट इंक्रीजेज द कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी क्या होगा? तो डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? देखिए इसको लॉजिकली समझिएगा। देखिए एक होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, कोई भी बिजनेस में आप देखिएगा कि अगर आप मान लीजिए सपोज कीजिए कोई प्रोडक्ट ए, अगर आप 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है,
इसी की जगह पर सेम स्केलिंग में अगर एक आप 10 प्रोडक्ट बनाइएगा तो उसकी जो 10 प्रोडक्ट बनाने की जो कॉस्टिंग होगी पर यूनिट में वो कम हो जाएगी रादर देन 2 की, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए मान लीजिए कि एक 500 मेगावाट का एक टरबाइन है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़, ठीक है, ठीक। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग जो 100 मेगावाट का टरबाइन लाए, ठीक है, उसको 5 टरबाइन इस तरह से लेके आए, ठीक है, तो उन दोनों की जो हर एक 100 मेगावाट की जो टरबाइन की जो कीमत थी वो 22 रुपये थी, तो इंटू 5 तो ये हो गया 110 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि 500 मेगावाट का अगर आप एक टरबाइन लाएंगे उसकी जो कीमत होगी वो 110 इससे कम होगी, ठीक है। यानी कि जैसे कैपेसिटी हम लोग बढ़ाएंगे तो सेम यूनिट का अगर हम लोग रखें वैल्यू और उसकी कैपेसिटी एक यूनिट की ज़्यादा होगी तो उस पर जो कॉस्टिंग होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक, वो उतनी कॉस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि देखिए अगर बिगर यूनिट बनाने से क्या होगा, हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे वो काम करेगा। तो अगर आपने पढ़ा था कि थर्मल पावर प्लांट में अगर हायर टेम्परेचर हो और हायर प्रेशर हो तो उसकी इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है क्या कि साइज ऑफ थर्मल जनरेटिव यूनिट बढ़ने से द कैपिटल कॉस्ट पर किलोवाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न ट्रेंड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज, मॉडर्न ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की, तो वो है टू हैव लार्ज साइज थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड नियर कोल्ड फील्ड्स। उससे क्या होगा, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, कोल्ड हैंडलिंग हमारे लिए ईजी हो जाएगी, ठीक है, तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट द कंडेंसेट flows from condensate extraction pump to the boiler feed pump and then to the boiler. The HP and LP heaters are located in this circuit in relation to the boiler feed pump as, तो कहाँ पर लोकेटेड होगी, तो वो लोकेटेड होगी जो लो प्रेशर होगी, जस्ट लो प्रेशर हीटर जस्ट बिफोर होगी, ठीक है, जस्ट आफ्टर, ये तो कंडेंसर के आफ्टर में होगी, ठीक है, और जो हमारी HP हीटर होगी आफ्टर BFP होगी, ठीक है। तो ये होगा, इसका एक बार ड्राइंग आप फिर से देख लीजिए, मैं आपको बताया था मैंने आपको ड्राइंग कि जो LP हीटर होगी जस्ट आफ्टर कंडेंसर होगी, यानी कि जस्ट बिफोर होगी किसके, बॉयलर फीड पंप के जस्ट बिफोर होगी, यानी कि हमारा जो कंडेंसर, यहाँ पर कंडेंसर रहेगा, उसके बाद आएगा LP लो प्रेशर हीटर, उसके बाद आएगा हमारा BFP यानी कि बॉयलर फीड पंप, और HP हीटर जो होगी उसके बाद होगी हमारी BFP के बाद होगी, ठीक है, उसके बाद ये फिर ये बॉयलर में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ होता है, ठीक है। कंडेंसर के बाद लो प्रेशर हीटर, फिर BFP, उसके बाद हाई प्रेशर हीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। जो हमारा कंडेंसर होगा, कंडेंसर, उसके बाद होगा लो प्रेशर हीटर, उसके बाद लो प्रेशर हीटर, उसके बाद आएगा हमारा BHP यानी कि हमारा BFP यानी बॉयलर फीड प्लांट, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा हाई प्रेशर हीटर, ठीक है, हाई प्रेशर हीटर, उसके बाद फिर ये आएगा हमारा बॉयलर, ठीक है। तो इस हिसाब से आएगा, ठीक, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन थर्मल पावर प्लांट द प्रेशर इन द वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप बाय, प्रेशर जो है वो किसके द्वारा डेवलप की जाती है, तो प्रेशर डेवलप की जाती है फीड वाटर पंप के द्वारा, ठीक है। फीड वाटर पंप कैसे प्रेशर डेवलप करती है, ठीक है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फीड वाटर पंप का कैसा होता है, जो हमारा कंडेंसर होगा, कंडेंसर से जो वाटर आएगा, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप होगा, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद वो आएगी फीड वाटर पंप में, ठीक है। कहाँ आएगी, फीड वाटर पंप में। जो फीड वाटर पंप है वो क्या करेगा, फीड वाटर पंप जो है पंप करेगा और वो जो है फीड वाटर हीटर में जाएगा, ठीक है। तो फीड वाटर पंप जो हमारा प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो कि फाइनली बॉयलर में जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, द डीरेटिव हीटिंग इज डन टू, तो डीरेटिव हीटिंग किसके लिए किया जाता है, तो रिमूव डिजॉल्व गैसेज इन वाटर, डिजॉल्व गैसेज वाटर में जो गैसेज होंगे उसको डिजॉल्व करने के लिए। उससे क्या होगा, हमारे पास जो वाटर हम लोग यूज़ करेंगे, स्टीम में यूज़ करेंगे, उसमें गैसेज नहीं होंगी और टरबाइन पे जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।